मूवी का स्टार्ट रिचर्ड नामी एक शख्स से होता है जो हमें अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, जिसकी शुरुआत वो एंशिएंट जापानीज क्वीन हमिको से करता है। वो बताता है कि हमिको ऐसी क्वीन थी जिसने सिर्फ अपने टच से हर तरफ तबाही और मौत फैलाई हुई थी। दुनिया को इस मौत के खेल से बचाने के लिए हमिको के अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए और उसको बांधकर डेविल सी के बीच में मार के वीरान से आइलैंड में दफना दिया। रिचर्ड ने उसके टूम के बारे में रिसर्च की कि अगर कोई उस टूम को खोल देगा तो हमिको की रूह जाग जाएगी, जिसकी वजह से दुनिया में दोबारा तबाही शुरू हो जाएगी। अपनी इसी रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए वो उस आइलैंड पर चला जाता है, मगर इस वजह से उसको अपनी बेटी लारा को लंदन में अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। सीन्स लारा पर जाते हैं जो कि बॉक्सिंग रिंग में रेसलिंग कर रही होती है। लारा को रेसलिंग का शौक था, जिस वजह से उसने एक क्लब ज्वाइन किया हुआ था, मगर टाइम पर क्लब की फी पे ना करने पर उसे लास्ट वार्निंग मिलती है कि अगर अब भी वो पेमेंट नहीं करेगी तो उसको क्लब में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। लारा एक बाइसिकल कुरियर का काम करती है। एक दिन उसकी ही टीम के दो लड़के एक फॉक्सटेल कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और प्राइस मनी का सुन के लारा की आंखें चमक उठती हैं। उसे पता चलता है कि इस कंपटीशन में सबको अपनी साइकिल्स पर एक किस्म की रेस लगानी है। इस कंपटीशन में एक बंदा फॉक्स बन के साइकिल पे अपनी टेल बनाएगा और बाकी सब उसे फॉलो करेंगे। जिसने टेल पकड़ ली वो विनर बनेगा। अगर कोई भी ऐसा ना कर पाया तो फॉक्स विनर हो जाएगा। कंपटीशन शुरू होता है और लारा भागने लगती है और सब उसके पीछे आते हैं, मगर रास्ते में उसको एक आदमी नजर आता है जो बिल्कुल उसके डैड की तरह दिख रहा था। तभी सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं कि कैसे उसके डैड उसको बचपन में छोड़कर गए थे और उन्होंने उसे एक लॉकेट दिया था। इसी सोच में लारा गुम होती है कि उसकी टक्कर पुलिस की गाड़ी के साथ हो जाती है जो कि उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ वो लारा के गार्डियन एनी को बुलाते हैं। एनी रिचर्ड की कंपनी में एक एम्प्लॉय थी। एनी लारा से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो वो उसे बताती है कि उसको वो पैसे चाहिए थे, जिस पर एनी लारा को अपने डैड की कंपनी के पेपर्स साइन करने को कहती है, जिससे उसके डैड की कंपनीज और उनका मैंशन लारा के नाम हो जाएगा, मगर लारा इनकार कर देती है। रिचर्ड को गए हुए 7 साल हो चुके थे और अब कोई डिटेक्टिव भी उसकी सर्च के लिए जाने को नहीं मानता। सबका यही मानना था कि रिचर्ड अब मर चुका है, मगर लारा इस बात को नहीं मानती थी और अपने डैड के छोड़े हुए पैसों से दूर थी। एनी उसको समझाती है कि अगर लारा उनकी ओनरशिप क्लेम नहीं करेगी तो सब कुछ बेचना पड़ जाएगा और उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लारा इस बारे में रात भर सोचती है और अगले दिन अपनी डैड की कंपनी क्रॉफ्ट होल्डिंग्स चली जाती है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसको डिलीवरी गर्ल समझकर एनी से मिलने नहीं देता, मगर ये जानने पर कि वो लारा है तो वो फौरन जाने दे देता है। एनी ऑफिस में उनके लॉयर के साथ बैठी होती है और लारा पेपर्स पर साइन करने लगती है कि उनका लॉयर अपने बैग से एक जापानीज पजल निकालता है और बताता है कि उसके डैड की विल थी कि उसके मरने के बाद लारा को ये पजल दे दी जाए। लारा पेपर्स पर साइन नहीं करती और पजल लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाती है। वो एक क्लिक के साथ खुलती है और उसमें रिचर्ड और लारा की तस्वीर और एक की होती है, जिसके गिर्द एक नोट लगा होता है और उस पर लिखा होता है, मेरी आखिरी डेस्टिनेशन का पहला लेटर। तीनों सोच में पड़ जाते हैं और लारा अचानक उठकर कहीं चली जाती है। वो अपने मेंशन में आती है जहाँ एक कमरा होता है जिसमें क्रॉफ्ट्स के तमाम फैमिली मेंबर्स के नाम की स्लेट्स लगी होती हैं और हर स्लेट पर सबके नाम के साथ बर्थ और डेथ ईयर लिखा होता है। वो रिचर्ड के नाम की स्लेट पर जाती है, यानी उसकी आखिरी डेस्टिनेशन, उसकी कब्र और उसके नाम का पहला लेटर आर दबाती है। अचानक एक दरवाजा खुलता है जो उसको एक बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पुराने स्टैचूज और एंटीक चीजें मौजूद थी। वो उसके डैड की वर्कशॉप थी। वो ड्रॉर्स खोलती है जिसमें रिचर्ड के बेतहाशा पासपोर्ट्स होते हैं, मगर सब में मुख्तलिफ नाम थे, जिन्हें देखकर लारा हैरान हो जाती है कि आखिर उसके डैड करते क्या थे। उसकी नजर वहाँ पड़े एक कैमकॉर्डर पर पड़ती है जिस पर लिखा था प्ले मी। उसकी वीडियो में उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो यानी कि मैं अब मर चुका हूँ। वो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका और किसी न किसी सुपरनैचुरल चीज के बारे में ढूंढता रहता था जिससे मैं तुम्हारी मॉम से जुड़ सकूं, लेकिन कुछ नहीं मिला। पर एक हॉबी जरूर मिल गई, पुरानी चीजों को डिस्कवर करके उनके बारे में रिसर्च करने की। इसीलिए मैं दुनिया के पुराने हिस्सों में जाकर
ये काम करता था। फिर उसे कहता है कि वो उसकी हमीको वाली रिसर्च जला दे ताकि वो किसी के हाथ न लगे, क्योंकि उसका नतीजा बुरा हो सकता है। लारा उस बॉक्स को खोलती है जिसमें हमीको की रिसर्च होती है और उसको अंदर काफी डायरीज, टेप्स और एक बोट की रिसीट मिलती है। उसमें एक मैप भी होता है जिसमें यामाताई आइलैंड मार्क हुआ था। तो वो समझ जाती है कि उसका डैड वहाँ ही होगा। वो उस बोट की रिसीट उठाती है और एक शॉप पर जाकर अपने डैड का दिया हुआ एम्यूलेट गिरवी रखवाकर पैसे ले लेती है। फिर वो एक हार्बर पर जाती है जहाँ वो लोगों से लुरेन नामी एक कैप्शन का पता पूछती है, मगर कुछ लड़के उसका बैग लेकर भाग जाते हैं। वो उनके पीछे भागते भागते उनसे अपना बैग भी ले लेती है और लुरेन की बोट एंड्योरेंस तक पहुँच जाती है। आखिर वो रेसलिंग का शौक रखती थी, उसे पंगा लेके कोई कैसे भाग सकता था। वो लुरेन की बोट में जाती है, मगर लुरेन कुछ ही सेकंड्स बाद नशे की हालत में गिरकर बेहोश हो जाता है। लारा उसके मुंह पर पानी फेंकती है और उससे उसकी बोट का पूछती है जो उसने रिचर्ड को बेची थी, जिस पर लुरेन बताता है कि उसने नहीं, उसके डैड ने रिचर्ड को बोट बेची थी और वो भी 7 साल से गायब है। लारा समझ जाती है कि दोनों के डैड्स एक साथ ही होंगे और वो लुरेन को पैसों का लालच देकर उसको डेविल सी के बीच यामाताई आइलैंड तक ले जाने का कहती है। सफर के दौरान लारा सारी डायरी पढ़ लेती है कि कैसे हमीको को टूम में बंद किया था और कैसे 1000 मेडन्स उसके साथ सुसाइड करके उसी टूम में दफन हो गए थे ताकि वो मरते दम तक हमीको के साथ रहें। फिर वो एक और पजल सॉल्व करती है जो कि टूम के दरवाजे को खोलने का तरीका था, जिससे सिर्फ रिचर्ड ही खोल सकता था और अब लारा भी। डेविल सी पहुँचते ही तेज तूफान और लहरों की वजह से उनकी शिप टूट जाती है। लारा फौरन अपने डैड के पेपर्स एक बैग में डालती है। दोनों लाइफ बोट में बैठने लगते हैं कि शिप चट्टान से टकराती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। लारा को लुरेन कहीं नजर नहीं आता और वो एक आइलैंड तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही कोई उसके सर पर डंडा मार के उसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर वो खुद को एक टेंट में पाती है और उसके सामने मथायस आदमी बैठा होता है। वो कहता है कि वो 7 साल से इस आइलैंड पर है और बस एक सैटेलाइट फोन के जरिए वो अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकता है। वो वहाँ से तभी जा सकता है जब अपना काम पूरा करेगा। लारा टेबल के पास से अपना बैग उठाकर उसमें डायरी ढूंढने लगती है, मगर डायरी मथायस के पास होती है। वो कहता है रिचर्ड हमेशा सच जानता था मगर उसने बताया ही नहीं, जिस पर लारा हैरान हो जाती है और रिचर्ड के बारे में सवाल करती है। मथायस कहता है कि उसने रिचर्ड का कत्ल कर दिया। लारा ये सुनकर बाहर जाती है और वहाँ काफी लोग मजदूरी कर रहे होते हैं, यानी कि पत्थर में ब्लास्ट करके उन्हें खोदकर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वो लारा को भी उसी काम में लगा देते हैं। लुरेन भी वहाँ होता है और बताता है कि उसके डैड को मथायस ने मार दिया। फिर मथायस आकर ऐलान करता है कि अब वो कैंप की जगह बदलकर कहीं और जाएंगे। लारा ने मथायस को डायरी दे अपने डैड की इतनी साल की मेहनत पर पानी फेर दिया था। अब उसको टूम के एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई थी। वो लोग जो उसके लिए काम कर रहे थे वो सब फिशरमैन थे जो गलती से इस आइलैंड पर आ गए थे और बाकी स्मगलर्स जिसको उसने बुलाया था। अब दूसरी जगह जाकर वो काम करने लगते हैं कि एक आदमी बीमार होकर खांसने लगता है तो मथायस उसे गोली मार देता है। इसी दौरान लुरेन एक सिपाही से गन छीनता है और लारा को वहाँ से भागने का कहता है। लारा भाग जाती है मगर मथायस लुरेन की टांग पर गोली मार देता है। सब सिपाही लारा के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते एक खाई आ जाती है जिसके नीचे बहुत तेज बहने वाली रिवर थी। लारा उसमें गिर जाती है। फ्लो तेज होने की वजह से और हाथ भी बंधे होने की वजह से लारा न स्विम कर पाती है और न ही किसी पत्थर का सहारा ले पाती है। मथायस अपने सिपाही रॉकेट को उसके पीछे भेजता है। रिवर के एंड पर एक वाटरफॉल था जो कि काफी ऊंचा था और वाटरफॉल के ऊपर एक पुराना प्लेन। लारा जैसे ही गिरने लगती है वो उस प्लेन के विंग को पकड़ लेती है और उस पर चढ़ जाती है, मगर वेट की वजह से विंग टूटने लगता है और लारा भागकर प्लेन के अंदर चली जाती है। वहाँ उसको एक शार्प चीज दिखती है जिससे वो अपने हाथों की रस्सी काटने लगती है, मगर वो प्लेन फिर से टूटने लगता है। लारा जल्दी जल्दी रस्सी काटती है मगर प्लेन गिर जाता है। लारा वहाँ से एक बैग पकड़कर जिसमें पैराशूट था गिरते हुए उसका इस्तेमाल करके एक जंगल के बीच आ जाती है, मगर उसके पेट में एक स्टील का टुकड़ा घुस जाता है जिसको निकालने के बाद उसको चलने में मुश्किल होती है। वो जंगल में ही छुप जाती है कि उसको रात में किसी के चलने की आवाज आती है। वो दरख्त के पीछे
पीछे छुप जाती है, मगर पीछे से रॉकेट आकर उसका गला दबा लेता है। वो दोनों लड़ते हैं, जिसके दौरान लारा को टांग पर गोली लग जाती है, मगर वो अपने रेसलिंग मूव्स की वजह से रॉकेट को मार देती है। एक और आदमी सब देख रहा था, मगर लारा के उसे देखते ही वो भाग जाता है। वो पहाड़ के अंदर एक केव में चला जाता है। लारा उसके पीछे जाती है तो देखती है कि वो उसका डैड रिचर्ड ही था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और रोने लगते हैं। रिचर्ड फिर उसके जख्मों को स्टिच करता है और उसे आराम करने को कहता है। अगली सुबह जब लारा रिचर्ड को डायरी का बताती है तो वो गुस्से में आ जाता है कि उसने दुनिया को खत्म करने की चीज वो दुश्मन के हाथ में थमा दी थी, मगर लारा कहती है कि वो सब सिर्फ एक मिथ है और कुछ नहीं। फिर वो कहती है कि वो मथायस के सैटेलाइट फोन चुराकर ट्रांसपोर्ट मंगवाएगी जो उनको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। वो बो एंड एरो पकड़कर कैंप की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ मथायस को टूम का दरवाजा मिल जाता है, मगर उसको खोलने का कोड नहीं मिल पाता। इतने में लारा भी वहाँ पहुँच जाती है और तमाम कैदियों को रिहा कर देती है। लूरेन और बाकी सब भी गन्स पकड़कर मथायस के आदमियों से लड़ने लग जाते हैं। लारा जाने लगती है, मगर देखती है कि रिचर्ड टूम के दरवाजे के आगे खड़ा है, तो वो लूरेन को जाने का कहकर खुद रुक जाती है, मगर लूरेन उसका वहाँ इंतजार करने लगता है। मथायस रिचर्ड के पास आता है, उससे टूम का दरवाजा खोलने का कहता है, मगर रिचर्ड मना कर देता है। मथायस उसको मारने लगता है कि लारा आ जाती है और कहती है कि वो टूम का दरवाजा खोल देगी। रिचर्ड के मना करने के बावजूद वो दरवाजा खोल देती है और वो तीनों मथायस के आदमियों के साथ अंदर चले जाते हैं। टूम के अंदर बहुत से हर्डल्स थे। लारा एक टाइल पर पाँव रख देती है, जिससे जमीन के अंदर से कांटे निकल आते हैं। आगे जाकर वो एक जगह फंस जाते हैं जहाँ फ्लोर टूटने लगता है, मगर एक पजल सॉल्व करके लारा उन्हें वहाँ से बचाकर ले जाती है। आगे वो एक टेम्पल की तरह की जगह में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें मेडिन्स के ढांचे और एक कॉफिन नजर आता है। वो उस कॉफिन को खोलते हैं और अंदर एक बहुत बुरी हालत वाला ढांचा पड़ा होता है। इर्द गिर्द नजर घुमाने पर लारा देखती है कि कॉफिन के गिर्द बनी हुई तस्वीरों में कहीं नहीं दिखाया गया था कि हमीको ईविल थी, और ये दिख रहा था कि वो अपनी मर्जी से इस आइलैंड पर आई थी। वो सोच में पड़ जाती है। मथायस ने ट्रांसपोर्ट बुला ली थी और वो उस मम्मी को उठाने लगते हैं, मगर अचानक से एक सिपाही के हाथ में अजीब से सुराख होने लग जाते हैं और वो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जिससे वो पागल हो जाता है और फिर मथायस उसे गोली मार देता है। लारा समझ जाती है कि हमीको को यही बीमारी थी, जिसको भी वो टच करती थी वो इन्फेक्टेड हो जाता था। मथायस उसकी उंगलियों का टुकड़ा काट लेता है ताकि वो ले जा सके, मगर लारा और रिचर्ड उसे रोकने लगते हैं। रिचर्ड उसे गोली मारने लगता है कि एक और सिपाही भी इन्फेक्टेड हो जाता है और रिचर्ड पर हमला कर देता है। वो उसे मार तो देता है, मगर क्योंकि रिचर्ड ने उसे हाथ लगा लिया था तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो लारा को आखिरी गुड बाय करता है और उससे कहता है कि वो मथायस को रोके। फिर वो हमीको की कब्र में बॉम्ब्स लगाकर उस जगह को उड़ा देता है। दूसरी तरफ लारा इंतहाई दुख में होती है कि वो इतनी दूर अपने डैड को ले आई, मगर बचा न सकी। वो मथायस से लड़ती है और वो वही उंगली उसके मुंह में डाल देती है, जिससे वो इन्फेक्ट हो जाता है। फिर उसे नीचे फेंक के टूम से भागने लगती है। टूम धमाके की वजह से गिरने लग जाता है, मगर लारा भागकर रस्सी पकड़ के ऊपर चली जाती है, जहाँ लूरेन और बाकी सब लोग उसका टूम के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, जो पैटना कंपनी की ट्रांसपोर्ट मथायस ने मंगवाई थी। उस पर बैठकर सब वापस चली जाते हैं। घर पहुंचकर लारा तमाम पेपर्स पर साइन कर देती है, मगर इंचार्ज एनी को बना देती है। कंपनीज की लिस्ट देखकर उसको पता लगता है कि पैटना कंपनी भी उन्हीं के अंडर थी और मथायस भी पैटना कंपनी के लिए काम कर रहा था। घर जाकर वो डैड की लैब में जाके बॉक्सेस खोलती है तो पता लगता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन रिसर्चर्स का बुरा इस्तेमाल करना चाहती हैं, और तब उसे एहसास होता है कि एनी उन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है। फिर वो वापस उसी शॉप पर जाकर अपना लॉकेट वापस लेती है और नई गन्स भी खरीदती है ताकि अपने नए एडवेंचर पर फुल रेडी होकर जा सके। यही मूवी एंड हो जाती है।